हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं 10th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। 4th चैप्टर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सारी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगा। लिखूँगा हिंदी में, बोलूँगा इंग्लिश में। तो दोनों के साथ मतलब दोनों अगर चाहें तो देख सकते हैं, दोनों मीडियम के, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होती है या फिर व्यापक रूप जिसे बोलते हैं वो होता है, मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इस तरीके से होती है। अगर मैं बात करता हूँ a b c, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी और इसी से ये जनरल फॉर्म है। इससे जो एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया x² + के 5x + के 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हमें कंपेयर करना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो कंपेयर करना आना चाहिए, वो कंपेयर करना देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी घात 2 हो, ये क्या होती है? घात। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। इसकी जो घात होती है वो कितनी होनी चाहिए? 2। जब घात 2 होगी तब जाके उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। अब हम एक्सरसाइज वाइज देखेंगे। सबसे पहले मैं कंपेयर करना बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है, गुणांक बोलते हैं जो मल्टीपल में हो, तो x² का गुणांक क्या है? a। और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक क्या है? b। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ पे c अकेला है, यहाँ पे b अकेला है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हम हमेशा साइन के साथ लेते हैं, जो भी चिन्ह होगा उसके साथ हम इसको लिखेंगे। तो a b c की वैल्यू आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी ज़्यादा इसकी घात होंगी, जितनी ज़्यादा इसकी घात होंगी उतने ही उसके हल होंगे। अब इन हल का मतलब सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इनका अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम क्या है? या तो इसको हल बोल दो, या फिर इसको बोलते हैं मूल। इसके कितने मूल हैं? इंग्लिश में जीरोस बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बोलते हैं। अब जब इसकी घात 2 है तो इसके हल या फिर मूल कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। किसी भी समीकरण की जितनी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होगी उसके मूल भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे घात 2 है तो इसके हल भी कितने होंगे? 2। या फिर मूल भी कितने होंगे? 2। अब जैसे मैंने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। ax² + के bx + के c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। जब हम इसके मूल निकालेंगे या हल निकालेंगे तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके मतलब हल कितने होंगे भाई? हल होंगे 2, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 2। तो इसके हल भी कितने होंगे? 2। अगर मैं बात करता हूँ ये हल होंगे या फिर इन्हीं को क्या नाम दे देते हैं? मूल कह देते हैं, या इसी को क्या बोल देते हैं? जीरोस। तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। अब मैं बात करता हूँ जब जीरोस 2 होंगे तो जीरोस में मान लेता हूँ, मैंने माना हल या मूल बराबर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा मैंने इसके 2 मूल मान लिए। कितने मान लिए? 2 मूल मान लिए। तो एक तरफ तो इनका मूलों का योग पता होना चाहिए तुम्हें। क्या पता होना चाहिए? मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं अल्फा + बीटा। ये वैल्यू होती है -b/a। कहने का मतलब जो b की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो रख देंगे, a की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये मूलों का योग हो जाएगा। अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा 2 मूल हैं, इनका गुणनफल कितना होगा? अल्फा बीटा, ये होगा गुणनफल। ये गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a। c की वैल्यू जो इसमें से आएगी वो रखेंगे और a की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे। अब यही वाली चीज़ अगर मैं इस वाले समीकरण के लिए निकाल के दिखाता हूँ तो मुझे पता है a b c की वैल्यू ये है। अगर मैं इसमें रखता हूँ b की जगह कितना है? 5 और a की जगह कितना है? 1।
तो यहाँ पे मूलों का योग कितना आ जाएगा, -5। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ मूलों के गुणनफल की, तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा है, यहाँ पे C/A होता है। C की वैल्यू कितनी है 6 और A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से जो इसमें बेसिक होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं इस बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, एक्सरसाइज वाइज कराऊंगा। सबसे पहले एक्सरसाइज कराएंगे 4.1 एक्सरसाइज देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, पहले एक्सरसाइज देखते हैं 4.1, एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है जांच कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा इधर की साइड में, मैं लगा दूंगा इधर की साइड में क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उतारता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रखा है, ये कह रहा है x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x माइनस के 3। भाई ये पहला क्वेश्चन है, हमें ये चेक करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, देखो द्विघात समीकरण के लिए होना क्या चाहिए। द्विघात समीकरण कब होगी, जब किसी भी चर या फिर वेरिएबल, इसकी पावर कितनी, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, इसकी घात होनी चाहिए 2। अगर घात 2 आ जाए तो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं आए तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यही चेक करेंगे। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूँ। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में a और b की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो हमें मिलती चली जाएगी। मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ, a की जगह x है तो मैं रखता हूँ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 1। ये इसको खोल दिया तो ये आ गया, बराबर में इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस के 3। अब इसको मैं खोलता हूँ तो ये हो गया x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा 2x बराबर में 2x माइनस के 3। ये हो गया। इन दोनों को इधर की साइड में लेके आऊँगा, जब इनको इधर की साइड में लेके आऊँगा बराबर से इधर, तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2x कट गए, यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर 1 और 3 मिलके कितने हो गए 4, ये बराबर में 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे लिखेंगे पावर 2 है तो लिख देंगे हाँ ये है एक द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में 2 या 3 क्वेश्चन में बताऊं, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको तुम्हें पता चल गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन, एक साथ में 3-4 क्वेश्चन लगा दिए हैं वहाँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है जरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर में माइनस के 2 ब्रैकेट में 3 माइनस के x। तो इधर का तो सॉल्व है तो इसको तो ऐसे लिख देंगे। तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 में तो माइनस के 6, माइनस माइनस का ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2 का माइनस के 8 में तो प्लस का, ये बन गया 2x। इसको फिर से इधर लेके आएंगे, ये माइनस के 2x इधर का पूरा लिख दिया मैंने, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस का 6। अब ये माइनस माइनस के तो माइनस माइनस तो जुड़ जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x माइनस के 2 x माइनस के 1 बराबर में x माइनस के 1 और x प्लस के 3। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना है सिंपल, इस वाले का इस वाली साइड बराबर से इधर वाली साइड को LHS बोलते हैं। ये क्या है LHS, बराबर से इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं RHS। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x बाहर रखूंगा, इसको लिखूंगा ऐसे कि ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मल्टीप्लाई अगर नहीं आता तो कमेंट में बता देना, मैं मल्टीप्लाई में अलग से बता दूंगा। x का मैंने मल्टीप्लाई करा x माइनस 1 में तो x ऐसे लिख लिया x माइनस 1 यहाँ पे, यहाँ माइनस के 2 लिखा, यहाँ x माइनस के 1 लिखा। ऐसे ही इधर की साइड में करेंगे, x मैंने बाहर लिया, ये पूरा ऐसे ही ऐसे माइनस के 1 बाहर लिखा और ये पूरा ऐसे ही फिर से। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2x और माइनस 1 प्लस के 2।
इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के एक्स, और इसका इसमें करूँगा तो माइनस के 3। अब सबको एक तरफ ले आऊँगा, सबको एक तरफ लेके आऊँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, इनको जोड़ सकते हैं, देखो माइनस माइनस के तो इसमें माइनस के 3x की तरफ, ये प्लस के 2 है, इस माइनस के एक्स स्क्वायर मतलब प्लस के एक्स स्क्वायर है, बराबर से इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे प्लस का 3 है, इधर आके ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का x था तो इधर आके प्लस का x बन गया, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 बन गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट रहा है, ये माइनस का 3x माइनस का 3 और एक x, तो 3 और 3 6, ये माइनस माइनस का सेम साइन है तो 6x हो गए, यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस के 5x बचे, और 3 और 2 मिला के 5 बने। अब यहाँ पे ये बताओ मुझे, देखिए क्या इसकी पावर 2 है? इसकी पावर 2 नहीं है। जब इसकी पावर 2 नहीं है तो इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो यह द्विघात समीकरण, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 वाला सेम है, तो क्वेश्चन 4 सेल्फ करना है अपने आप, बिल्कुल सेम है इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, 5 भी सेल्फ करना है, 4 और 5 दोनों सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 थोड़ा सा अलग लगेगा तुम्हें, मैं करके बता देता हूँ। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, और देखो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ना दिख पाए, तो आप बेहतर रहेगा कि आप किताब लेके बैठें, किताब में क्वेश्चन देखते जाएं, वरना मैं क्वेश्चन लगा ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम है, उसी की तरह से ये पूरा सॉल्व है पहले से ही, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। इसको थोड़ा सा सही से खोल लेते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होता है। इन सबको इधर ले आएंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस के 4x हो गए। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गए, 3x और 4x मिलके बन के 7x, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3। ये बना। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। तो छठा वाला सवाल बिल्कुल सेम हमने कर लिया। अब 7वां वाला देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। 6 सवाल तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, मान लो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आपको करना क्या है? ये वाली चीज़ों को बार बार देखना है, बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यह है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये है। अब जब पावर 3 वाला है तो पावर 3 वाला फॉर्मूला आना चाहिए हमें, तो पावर 3 वाला फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, a प्लस बी की पावर 3। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब मैं इसका पावर 3 से फॉर्मूला खोलता हूँ। इसका फॉर्मूला खोलूँगा तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3 इंटू a की जगह x, b की जगह 2 और ब्रैकेट में a प्लस के b, तो x प्लस के 2। इधर वाला तो खोल दिया, इधर वाले की बारी है। इसका अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, और इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के 2x। भाई इसको खोलेंगे तो ये x की पावर 3 बनेगा, 2 की पावर 3 खोलेंगे तो 8 बनेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 है। यहाँ इसको अभी ऐसे लिख देते हैं,
इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 3 प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 6 6 दूनी 12 6 2 12 और ये 2x की पावर 3 माइनस के 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये x की पावर 3 बनेगा प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 2x की पावर 3 और इसको इधर लेके आएंगे प्लस के 2x बराबर 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटा जाएगा। तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस की x की पावर 3 बचे। x स्क्वायर वाला सिंपल सा एक ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे 6x स्क्वायर, बिना x वाला एक ये रहा और एक ये रहा, और 12 और 2 मिलके कितने होते हैं 14x और ये प्लस के 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ देख के, क्या पावर 2 है? पावर 2 नहीं है। तो पावर 2 नहीं है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को खुद करना है, ट्राई करना है। अगर जिसको भी नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, वो मैं बता दूंगा। ये सेल्फ करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले वाले क्वेश्चन में 4.1 में हमने देख लिया 8 क्वेश्चन थे, उसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये सॉल्व करके मैंने बता दिया किस तरीके से। बाकी के जो मैंने सेल्फ करने के लिए दिए हैं वो तो मैं खुद करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे। तो चलो दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इधर। अब इसमें करना क्या है, ये कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, बस लिख के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलो दूसरे वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। केवल हमें द्विघात समीकरण बनाना है, इसको हम हल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आयताकार खंड होता कैसे। आयताकार खंड होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये लंबाई होती है, इसको लंबाई बोलेंगे, ये चौड़ाई होती है, इसको चौड़ाई बोलेंगे। तो अभी हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना है 528 स्क्वायर मीटर, इतना क्षेत्रफल दे रखा है। और इसके क्षेत्रफल का तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए इसके लिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। तो मानते हैं, चलो उसको करते हैं। मैं कुछ भी मान लेता हूँ। देखो इसने बोला है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी पहले। तो मैं मान लेता हूँ, माना चौड़ाई बराबर x। भाई मैं थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज लिखूंगा, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज का मतलब इतनी लिख दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। और पेपर में तुम्हें पूरी लिख के आनी है, जिससे कि तुम्हें मार्क्स बढ़िया मिले। एक भी जो एग्जामिनर चेक करे उसको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसमें वो नंबर काटे। इसीलिए माना चौड़ाई बराबर x। अब जब चौड़ाई x है, मैंने चौड़ाई को कितना मान लिया x, तो लंबाई के बारे में कुछ इसने ऐसे बोल रखा है तथा लंबाई कैसे बोल रखी है, लंबाई बोल रखी है जो चौड़ाई है उसकी डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो। ये उसमें चौड़ाई लंबाई के बारे में बात बोल रखी है। अब जब इतनी बात हमें पता चल गई तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, जो चीज़ दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 528, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 528 के बराबर में। अब लंबाई कितनी है मेरी, ये है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ लंबाई की जगह। चौड़ाई कितनी है मेरी, ये है, मैंने यहाँ चौड़ाई की जगह रखी, ये 528। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के x बराबर 528। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाना था। बाकी का आगे की जो एक्सरसाइज आएंगी वो इनको सॉल्व भी करना होगा। तो वो सॉल्व करना जब होगा हम तब सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें ये देखना है। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, मतलब सेकंड क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको ये वीडियो बार बार देखनी है। अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और हो सकता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बताऊं तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो जाती है, दिमाग में कुछ और चलता है, तो बाकी का जब भी मिस्टेक हो जाए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दें, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, कुछ हो सकता है जोड़ने में गलती हो जाए, गुणा करने में गलती हो जाए, या प्लस माइनस के चिन्ह में गलती हो जाए, वो हो सकती है। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये कह रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, तो जब दो धनात्मक पूर्णांक हैं और क्रमागत है, तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे मैंने बोला 2 तो उसके बाद 3, ये धनात्मक और क्रमागत पूर्णांक होते हैं। तो अगर मैं एक को x मानूंगा तो उससे अगले वाला x+1 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ करनी है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर y, सॉरी x+1। लगातार बोल रहा है ना, तो एक को x माना तो उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा x+1। अब इनका जो गुणनफल है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है इसका और इसका, एक मिनट, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है, मतलब प्रोडक्ट है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है भाई सवाल में 306। तो मैं इसको 306 के बराबर रख देता हूँ। जैसा कि सवाल में बोला है हमने वही कर दिया। दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 306 के बराबर रख दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया x। ये कितने के बराबर, 306 के बराबर। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x² + के x माइनस के 306 बराबर 0। यही हमें करना था, द्विघात समीकरण बनानी थी, जो कि बन गई। बात समझ में आई भाई। इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन पे चलता है। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, आपको दिख जाएगा इधर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे, मतलब रोहन है एक इंसान और उसकी माँ है, दो लोग हैं, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब अभी जो एज है उससे 3 साल बाद अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो 360 के बराबर होगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, मैंने क्या मान ली, x। जब रोहन की आयु x मानी तो उसकी माँ की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु बोलेंगे, रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ वर्तमान और लगा दिया, मैंने वर्तमान आयु मान ली। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x। अगर मैं बात करता हूँ माँ की, तो माँ 26 वर्ष बड़ी है। माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी, 26 वर्ष। अधिक है तो x + के 26, ये वर्ष में है, ठीक है, वर्ष में लिखना। अब प्रश्नानुसार वो क्या कहता है, प्रश्न में क्या बोला है, उसने बोला है 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, रोहन की आयु थी x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। अब बात करते हैं माँ की आयु की, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यही चीज लिख लेना, 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x + 26 थी, 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, x + 29, ये हो गई x + 29। बात समझ में आई, ये किसकी आयु आ गई, ये माँ की आयु आ गई। अब सवाल में बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये, मतलब जो रोहन की आयु है वो और रोहन की माँ की आयु है वो, इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इनका गुणनफल कितना दे रखा है? अगर मैं एक तरफ रोहन की आयु लिख लूँ और एक तरफ माँ की आयु लिख लूँ तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? इनका प्रोडक्ट दे रखा है सवाल में 360, ये दे रखा है सवाल में 360। बस कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x², इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा 29x, इसका इसमें करेगा तो ये 3x बनेगा और इसका इसमें करेंगे तो 29 3 जा, वही पढ़ लेते हैं। 3 9 27, 2 3 6 और 2 8, ये प्लस में इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 32x। ये 87 है, ये माइनस के 360 है। अब इसको इसमें माइनस करेंगे, कर लो भाई माइनस। 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचे 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 3 थे 2 बचे माइनस के, कितना है? 273। हमें द्विघात समीकरण बनानी थी जो कि हमने बना दी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ये। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो भाई ध्यान से समझना, मैं पहले बता देता हूँ कि वो क्या रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई। पहले कुछ भी स्पीड रही हो, मान लेते कुछ भी स्पीड रही हो, बाद में उस स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। तो मैंने पहला फर्स्ट केस में मैंने क्या माना? फर्स्ट केस में जो स्पीड है वो मैंने मानी x। जब स्पीड x है, सेकंड केस में कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में इससे 8 कम हो जाएगी, ये हो गई 8 कम। अब भाई जब जाहिर सी बात है, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ समय ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब जहाँ स्पीड कम वहाँ समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा वाले समय में से अगर कम वाला समय घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 3 घंटा आना चाहिए। ये सवाल में बोला है, तो ये चीज़ लिख लेते हैं भाई। माना क्या? रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कहता है, अब दूरी कितनी है भाई? दूरी तो वही 480 किलोमीटर, दूरी थोड़ी बदली है, दूरी तो वही रहेगी 480 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में मैं समय निकालता हूँ। तो समय बराबर, अब यहाँ पे समय पहली कंडीशन में निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ फर्स्ट लगा देता हूँ, समय फर्स्ट। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 480 किलोमीटर, और टाइम स्पीड कितनी है? तो ये समय आ जाएगा भाई, टाइम आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में निकालते हैं, सेकंड केस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? उसने बोला है कि स्पीड को कम कर दिया, कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई? पहले x थी तो कितनी हो गई? x माइनस के 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? x माइनस के 8 बन गई। तो किलोमीटर प्रति घंटे में लिख लेते हैं। अब जब x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटे लिख दी, दूरी अब बदलेगी या वही रहेगी? दूरी भाई वही रहेगी, 480 किलोमीटर। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में मैं समय निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? 2। अब दूरी बटे चाल होता है समय का फॉर्मूला। दूरी है आपकी 480 किलोमीटर, चाल है x माइनस के 8, तो इतना समय हो गया। अब मुझे बस ये बताओ कि कौन सी वाली कंडीशन में समय कम होगा? भाई जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ समय कम, जहाँ स्पीड कम वहाँ समय ज़्यादा। तो अगर मैं दूसरे वाले समय में से पहला वाला समय घटा दूँ तो सवाल में क्या दिया हुआ है? 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में बोला गया है कि इस वाले समय में से, जो कि कितना है? 480 बटे x माइनस के 8, इसमें से मैं ये वाला समय घटा दूँ
तो ये कितना है 480 बटे एक्स, तो ये कितना आना चाहिए 3 घंटे। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एक्स एक्स माइनस के 8, एलसीएम आएगा एक्स एक्स माइनस के 8, एक्स माइनस के 8 से एक्स माइनस के 8 कट गया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 एक्स, इससे एक्स से एक्स कट गया, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, बराबर में क्या थी, ये चीज़ बराबर में पहुँच जाएगी। अब इस चीज़ को सॉल्व करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए भाई 480 एक्स को ये था ही, 480 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 480 एक्स, और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 480 इंटू 8, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है जो कि बराबर में पहुँच जाएगा, अपॉन में नहीं लिखते उसको बराबर में लिख देते हैं हम, 3 उधर था ही, ये एक्स है और एक्स प्लस एक्स माइनस के 8, यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं मानता हूँ दिख रहा होगा। अब ये इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 480 इंटू 8, अब इसका इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 3x², और 3x का आइटम करूँगा तो 24x, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, 8 8 द 64 का 4, 6 8 4 द 32 और 6 38, बराबर में आया 3x² माइनस के 24x, इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840, ये द्विघात समीकरण बनाना था जो कि बन गया। तो भाई पहली वाली एक्सरसाइज हमने देख ली, पहली वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो। अब अगर आपको इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज चाहिए, सारे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसी तरीके से सारे दोस्तों को, सारे जो भी फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा, वहाँ वीडियो को शेयर करें, और जिसको भी पूरी की पूरी किताब पढ़नी है वो मतलब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जो भी वीडियो होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ये पहली एक्सरसाइज थी, इसके दूसरे पार्ट के लिए वेट करें।